नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होने जा रहा है। और यह जानकारी जब चिराग पासवान को मिली तो चिराग पासवान ने कल कैसे आरा में एनडीए को धमकी देना शुरू कर दी। आप जान लीजिए कि एनडीए के भीतर जो बड़े घटक दल हैं, मोटे तौर पर उन दोनों के बीच में सहमति बन गई है। और इस बात की जानकारी जब चिराग पासवान को होती है और मीडिया के जरिए जब उपेंद्र कुशवाहा को भी होती है, तो दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन अलग अलग जगह पर करके बता दिया कि हमारी हैसियत कितने सीटों पर लड़ने की है। वैसे दोनों से जब पत्रकार सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने कहा है एनडीए को मजबूत करने के लिए। जरा बताइए, चिराग के कहने का क्या मतलब है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये एनडीए पर दबाव बढ़ाना नहीं है तो और क्या है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा की टीम में बेचैनी, 15 सीटों का डिमांड। जी हां, हम आपको बता दें, और यह भी मेरे सूत्रों के द्वारा पुष्ट खबरें, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कम से कम 15 सीटें चाहती है पूरे बिहार में पार्टी जो चलाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग कम से कम 40 चाहते हैं। वैसे मांग तो वो 60 रहे हैं, लेकिन 40 चाहते हैं और चिराग खुद मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि स्ट्राइक रेट हमारा बेहतरीन होगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटें चाहते हैं, लेकिन एनडीए में जो सीटें बांटी गई हैं उसमें 25 से 28 सीट चिराग को दिया गया है, मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, और 5 सीट के आसपास उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान क्या एनडीए के लिए टेंशन का सबब बनेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल चिराग के बयान के मायने क्या है। हम आपको यह भी बताएंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, वो फॉर्मूला क्या है। क्या नीतीश कुमार 6 तारीख को दिल्ली आए थे तो उस दरमियान कोई बात हुई थी क्या? जेडीयू की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर के कौन बात कर रहा है, कौन प्रमुख व्यक्ति है? नीतीश कुमार की किस बात को लेकर के रजामंदी है? बीजेपी किस हद तक जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग में तैयार है? और चिराग पासवान कहां तक सीटों को लेकर के मान जाएंगे, मतलब मिनिमम कितनी सीटें होंगी वो मान जाएंगे? और उपेंद्र कुशवाहा की चाहत क्या है? और इस सब के बीच में जीतन राम मांझी क्या मलाई खाने जा रहे हैं? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि चिराग के बोलने के बाद किस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन आया है और उसके बाद बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी किस तरीके से बढ़ गई है। आइए सुनाते हैं तमाम नेताओं को, उसके बाद हम सीधे लेकर के चलेंगे अपने मेहमानों के पास। और स्टूडियो में हमारे साथ सुजीत कुमार भी होंगे, जो कि पटना से संवाददाता हैं, हमें खबरें भेजते रहते हैं, हम आपके सामने रखते हैं। तो सुजीत आज यहां पहुंचे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तो आपको सुनाते हैं अन्य नेतागण चिराग के बयान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा सक्षम नेतृत्व और गठबंधन मजबूत है, कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। एनडीए बिहार की जनता की चाहत है, विकास का प्रतीक है, जंगल राज से गुंडा राज तब्दील करने वाले से मुक्ति का ये संदेश है। को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है, ये भीड़
द्योतक है। चिराग पासवान का ये हालिया बयान इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। चिराग पासवान जी ने 2020 में भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये तजुर्बा किया था। उससे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन नीतीश जी की सीटें कम आ गई थी और नीतीश जी की सीटें कम आ जाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी को टेक ओवर करने का बढ़िया मौका मिल जाए, तो इस बात को हम लोग खूब अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। आपने भी पिछली बार अलर्ट किया था कि अगर लोकसभा ऐसा हुआ, तो अलर्ट आखिर स्ट्रेटजी बनाने की बात हम कर रहे हैं ना। आप खुद भी कुछ काम करते हैं और उसका जो अनुभव है, उस अनुभव को लेकर आगे दूसरा काम करने में उस अनुभव को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आगे कोई ऐसी चूक न रह जाए। तो इस दृष्टि से हमने कहा है, इसमें कोई खींचतान जैसा कहाँ कोई मामला है। तो स्टूडियो में हमारे साथ सुजीत हैं, संवाददाता पटना, और सीधे हम लिए चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सुजीत के पास। सुजीत, ये जो टेम्परेचर, अचानक राजनीतिक सरगर्मी रविवार के दिन बढ़ गई। वैसे आपको बता दें, फ्राइडे को हमने इंटरव्यू किया था उपेंद्र कुशवाहा का। वो जैसे अभी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, उस समय भी कह रहे थे सब कुछ ठीक है। केवल एक बात बताने का प्रयास कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन में पार्टी लड़ेगी तो जीतेगी, नहीं तो लोकसभा वाला हालत हो सकता है। मतलब वो कहना चाह रहे थे, मुझे जिस तरीके से हराया गया, अगर उस तरह की स्थिति रहेगी तो शाहाबाद मगध में बहुत नुकसान होगा। पर अपनी ताकत दिखाने का जो प्रयास चिराग और उपेंद्र कुशवाहा द्वारा चल रहा है, इसका तो साफ मतलब है ना। और मेरे पास यह जानकारी भी है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 25 से 28 सीट चिराग पासवान को। और यही बात सुनकर के दोनों भड़क गए, दोनों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। चिराग तो 243 सीट पर लड़ने का अनाउंसमेंट तक कर दिए। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल सही है आपका कहना। यहाँ पर एक चीज़ और है, इन दोनों पार्टियों के बीच में एक पार्टी और भी है जो एनडीए की अहम घटक दल है, और वो हम पार्टी। उसने भी अपने 20 से 22 सीटों के लिए अपना दावा ठोका था, और उनका दावा न केवल मगध प्रमंडल में था बल्कि पूरे बिहार में था। अब जहाँ तक चिराग पासवान की बात है और उपेंद्र कुशवाहा की बात है, पंकज जी एक चीज़ और मैं यहाँ अपडेट करना चाहूँगा। अभी जब पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार की तरफ से जब आयोग के सदस्यों के नाम की घोषणा की जा रही है, तो एक सवाल ये भी उठा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी को इस आयोग में मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन कल की अपडेट ये है, माफ़ करेंगे परसों की अपडेट ये है कि अंगद कुशवाहा को बिहार राज्य खाद्य आयोग में स्थान दिया गया है। देखिए पंकज जी, पूरी तरीके से बात वही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये अपनी अहमियत को दर्शाने की कोशिश में है और अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश में है। और एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा पंकज जी कि जिस दिन चिराग पासवान शाहाबाद रेंज में अपनी रैली करते हैं, उसी दिन परिसीमन के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा तिरहुत में करते हैं। सेम डे, ये मायने रखता है, सेम डे रैली करना या जनसभा करना, परिसीमन के नाम पर तिरहुत में, और बाकी जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए शाहाबाद रेंज में। देखिए चिराग पासवान की स्टेट, जो मेरे पास जानकारी थी, चिराग पासवान, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो जानकारी मेरे पास भी थी कि चिराग पासवान ने कितनी सीटों की तैयारी की थी। लेकिन ये तय है कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, इस प्रेशर को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उस प्रेशर को बदस्तूर जारी रखा जाए और सीटों की संख्या में इजाफा हो। लेकिन ये चीज़ और ध्यान रखना होगा पंकज जी कि अगर चिराग पासवान की बात एनडीए मान लेता है
या एनडीए के अहम घटक दल मान लेते हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी बाकी कहाँ जाएंगे? क्या वो अपना दबाव नहीं बनाएंगे? नहीं, दबाव बनाएंगे, ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन किसका दबाव ज़्यादा कारगर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विनय जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि चिराग पासवान के कल के बयान का क्या मतलब है, ये महज राजनीतिक दबाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की चाहत है? उपेंद्र कुशवाहा का जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जो राजमाइश है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की चाहत है? तब जब इन दोनों के लिए खबरें आ रही हैं कि चिराग को 25 से 28, उनको मैक्सिमम 5, तो क्या इससे ज़्यादा सीटें ये चाहते हैं या इस तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं? उसका मतलब ये भी है कि एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं। नहीं, देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि दोनों दल अपनी अपनी ताकत दिखाने का कल काम किया। सुपर संडे माना जा रहा था बिहार के लिए, और इसमें दोनों दलों ने अपना एक ताकत दिखाया। वहां उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में, और ये आरा भोजपुर का इलाका जो है, इस इलाके में शाहाबाद का इलाका है, इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में खराब रहा। वहां अपनी ताकत का एहसास कराकर एनडीए आला कमान को चिराग पासवान अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं कि मुझे कम नहीं आंका जाना चाहिए। गठबंधन में हम आज सबसे मजबूत नेता के रूप में हैं, और जो बिहार का एनडीए, अगर बिहार के एनडीए को आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के बाद जो सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ा चेहरा इस समय चिराग पासवान का दिखाई पड़ता है एनडीए गठबंधन में। नीतीश कुमार वर्तमान है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के भविष्य है। अगले 30-40 साल एनडीए की राजनीति चिराग पासवान करेंगे। तो चिराग पासवान ने अपनी सभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 243 जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे, वो हर क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ रहा होगा। यानी एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, और बार बार वो कह रहे हैं कि हम 2010 से बेहतर रिजल्ट करेंगे, 2010 से ज्यादा सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे। 2010 में एनडीए का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन उस समय एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं थी, लेकिन इस समय एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। 2010 में आपको याद होगा, उस समय कांग्रेस इधर आरजेडी और लोजपा एक साथ थी, रामविलास जी की पार्टी एक साथ लड़ रही थी, और एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी का बहुत सबसे शानदार परफॉर्मेंस पिछले 20-22 साल में अगर देखेंगे तो किसी एक पार्टी का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 2010 में जदयू का रहा था। तो इस बार एनडीए और एकजुट है और मजबूत है। इसमें जीतनराम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और नीतीश कुमार का नेतृत्व है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार को एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है, बिहार को संवारने का काम किया है। और वो बार बार ये इन चीजों को कहते हैं कि 2005 के बाद पहले का बिहार याद कर ले लोग, क्या था बिहार में, क्या बिहार के बंटवारे के समय क्या कहा जा रहा था बिहार के बारे में। भाई बिहार में क्या बचेगा, जब झारखंड बटेगा तो सारा माइंस मिनरल झारखंड चला जाएगा। तो आलू बालू और लालू, यही कहा जाता था कि 2000 के बाद बिहार में बचेगा। वैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जो विकास की एक लंबी लकीर खींचने का काम किया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। अब वो सारा काम किया, वो सारी बात विनय जी ठीक है। सवाल ये है कि चिराग क्या काम कर रहा है। चिराग पिछली बार अंत में निकल गए थे ना, और जेडीयू के विरोध में लड़ने लगे थे, ये भी सबको पता है। और दरअसल उनकी यही मांग थी कि हमें सीट ज्यादा दो, सीट ज्यादा नहीं मिली तो अलग लड़ने लगे। और ये जो नेगोशिएशन चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा था जैसे अभी चल रहा है, और इसी तरीके से बयान विरोध में पक्ष में आ रहे थे। तब भी वो मंत्री थे, इनके लोग मंत्री थे ना तब भी। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। अब ऐसे में नहीं, आप विनय जी, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अभी भी जो चिराग दिखा रहे हैं, जो ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म तो आना बाकी है, जो चिराग ट्रेलर दिखा रहे हैं उस ट्रेलर को कैसे लिया जाए आलोक जी? क्या समझा जाए? चिराग बागी होने जा रहे हैं, चिराग अपनी बात मनवा कर मानेंगे, या चिराग फिर वही काम करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी लोग कह रहे थे ये सिर्फ दबाव है और ये कुछ नहीं है,
लेकिन जब भी कोई पॉलिटिशियन द्विअर्थी बातें करता है जिसके दो अर्थ निकलते हैं, तो इसका मतलब तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि वो पॉलिटिशियन इशारा दे रहा है कि हमारी नहीं चली तो हम ये कर सकते हैं। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये इस बार ऐसी स्थिति नहीं है चिराग पासवान जी के लिए। चिराग पासवान जी किसी भी हालत में एनडीए के साथ ही रहेंगे और इन्होंने देखा है पिछली बार जो कुछ ये करना चाह रहे थे उससे नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा और नीतीश जी इस बार पूर्णतः वो एनडीए के साथ हैं, मोदी जी को वो छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि ये रिस्क लेने की बात, ये एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये प्रेशर जब हम नहीं बनाएंगे तो हमारे जो फॉलोवर, हमारे जो लोग जिसके हम नेता माने जाते हैं दलितों के बीच में, जो इनका प्रभाव क्षेत्र है इनकी बिरादरी में, उनको भी तो इन्हें दिखलाना है कि मैं मजबूती के साथ आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके सीटों के लिए लड़ रहा हूँ। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये जाने होने वाले कहीं नहीं है। अब इनकी वो हैसियत नहीं है, ये विशुद्ध रूप से भाजपा के साथ रहेंगे, आरएसएस के गठबंधन के साथ रहेंगे और इससे बहुत ज्यादा कुछ होने को नहीं जा रहा है। ये रहेंगे एनडीए के। चलिए, आपने कह दिया रहेंगे आलोक जी, हम मान भी लेते हैं। तो मृत्युंजय जी 28 सीट पर लड़कर 25 से 28 सीट पे लड़ करके बिहार में ये क्या बनना चाहते हैं? बिहार क्यों आना चाह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री का पद क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? बड़े से छोटा बनना क्यों चाह रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एनडीए इनको डिक्लेयर कर रहा है कि भाई आप उप मुख्यमंत्री बनिएगा। इसकी संभावना तो हमको दिखाई पड़ नहीं रही है। हो सकता है दबाव बना दें, बाद में बना दे, लेकिन अभी इस तरह की तो कोई बात है नहीं। तो केंद्रीय मंत्री पद, जो केंद्र में मंत्री हैं, उस पद को छोड़ करके बिहार आने का मतलब क्या है? राजनीतिक दबाव है या बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाना है? अगला 2-4 साल इंतजार कर जो मुख्यमंत्री की वैकेंसी होगी उसको भरना है, या क्या है? आप जरा बताएं। पंकज, जो मुझे लगता है वो कोई चिराग पासवान आज के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी वो बिहार में आना, एक अनरिजर्व्ड सीट से लड़ना, ज्यादा सीटें मांगना, युवाओं की बात करना, इस प्रकार की चीजें, वो अगले मुख्यमंत्री पद की ओर देख रहे हैं। वो जब भी अराइव करे, चाहे वो मिड टर्म अराइव हो जाए, चाहे 2029 में अराइव हो जाए, 2030 में अराइव हो जाए, जब भी अराइव हो, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी अगली बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी चर्चा कुछ दिनों पहले ही शुरू हो जाती है, और जब तक आप उस कंटेंशन में नहीं रहेंगे, तब तक जब मौका आएगा तो फिर आप चूक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसकी तैयारी है। दूसरा, जो आपने बात कही कि 25 से 28 सीट पर लड़के वो कैसे सोच भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री बने, और चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं। और देख लीजिए, इसी कारण से वो जानते हैं कि जो अभी उनकी पार्टी है वो एक बहुत कास्ट बेस्ड पार्टी है। अभी जो उनकी पार्टी है वो पासवानों की पार्टी कही जाती है, 4-4.5% वोट शेयर है उसकी पार्टी कही जाती है, 5% पासवान की इनफैक्ट उसकी पार्टी कही जाती है। और इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा कि मैं एक अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़ूंगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिकली वो युवाओं को एक वोट ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं और उसको अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि जब तक उनकी खुद की पार्टी एक ऐसे स्थान पे नहीं पहुंचेगी कि वो 15-20% वोट शेयर ला पाए, तब तक वो चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार नहीं रहेंगे। रही बात जहां इस बार के कंटेंशन की, तो देखिए पंकज जी, वो चुनाव के पहले इस प्रकार की खींचतान होती है, लेकिन ये जो तीनों घटक दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे मांझी जी हो, इनको पता है कि इनको कितनी सीटें मिलनी है। आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, मांझी जी को 7 सीटें दी गई थी, जबकि उस समय ये दूसरी पार्टियां बीजेपी के साथ थी भी नहीं। आप 2020 देख लीजिए, कुशवाहा जी को कितने, 2020 देख लीजिए, सॉरी, हमको 2020 में 7 दी गई थी। 2015 देख लीजिए, जब जेडीयू साथ नहीं लड़ रही थी बीजेपी को, तब एलजेपी को 42 दिए गए थे, कुशवाहा जी की पार्टी को 23 और हमको 21। तो एक तरह से कहना है कि जो कुशवाहा जी की पार्टी और हम है वो करीब करीब आधे पे चलती है ये अपने एलजेपी पार्टी के साथ।
तो इस बार भी जो 40 सीटें बची बचाई मिल रही हैं जेडीयू और बीजेपी के पास, उसमें आप देखेंगे जो आपका जो आंकलन है वो बहुत सही है। 25 से 28 मैक्सिमम मिलने वाला है एलजेपी को, और 5 से 10 के बीच दोनों, चाहे कुशवाहा जी की पार्टी हो चाहे हम हो, इन दोनों को उसी के बीच रखा जाएगा, चाहे कितना भी हाथ पांव मार ले। दूसरा देखिए, एक जो लेवरेज है चिराग पासवान के पास, पासवान वोटर्स के ऊपर, वो कुशवाहा जी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जेडीयू में खुद नीतीश कुमार एक प्रकार से कुर्मी है, तो कुशवाहा वोटर्स के ऊपर भी पकड़ है। दूसरा, बीजेपी में खुद सम्राट चौधरी है, तो कुशवाहा वोटर्स के ऊपर पकड़ है। तो एकाधिकार नहीं बोला जा सकता है जिस प्रकार एलजेपी कहती है, या जिस प्रकार जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि मुसहर वोटर्स के ऊपर मेरा एकाधिकार है। तो उस प्रकार का एकाधिकार भी नहीं एक्सर्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से कुशवाहा जी। तो इसलिए उनको भी पता है कि जो भी उनको 7-8 सीटें मिलेगी उनके लिए काफी है। अकेले अगर वो लड़ने जाएंगे तो उनको भी पता है एक सीट भी वो जीत नहीं पाएंगे, और साथ रहने पर जो भी उनको सीटें मिलेगी बहुत अश्योर्ड विन वाली सीटें रहेंगी। उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा आएगा, 4-5 सीटें तो आराम से निकल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से तीनों जो घटक दल कितना भी रस्साकस्सी करे, लेकिन बाहर जाने वाला रिस्क ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है अंदर रह के जो फायदा होने वाला है वो बाहर जाके तो बिल्कुल नहीं होगा। पंकज जी, नहीं, चलिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरी जानकारी में बीजेपी के नेताओं को भी परेशान कर रही है, वो सवाल ये है कि क्या चिराग अपने पिता की भूमिका में आना चाहते हैं? आप 2005 को याद करिए। 2005 को मुझे लगता है विनय जी इस सवाल का बेहतर जवाब देंगे। 2005 में रामविलास पासवान जी 29 सीट जीत करके किंग मेकर की भूमिका में थे, और उन्होंने एक शर्त रख दिया था लालू प्रसाद के सामने कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए। लालू प्रसाद मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाए और सीधे चुनाव में चले गए, और चुनाव में गए और फिर स्थिति बदलने लगी। तो सवाल ये उठता है विनय जी, क्या आपको लग रहा है कि किंग मेकर बनने की भूमिका में आना चाहते हैं चिराग? अरे किंग ना बने, लेकिन किंग मेकर तो बन सकते हैं ना। 25 से 28 सीट पर अगर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है, और तब एनडीए कहेगा कि भाई, वो एनडीए में दबाव डाल सकते हैं कि इसको सीएम बनाइए, अपने लिए भी दबाव डाल सकते हैं, या उनकी मर्जी से सरकार चलेगी तो भाई बड़ा स्टेक होगा, बड़ी डिमांड होगी, बड़ा कुछ हासिल कर पाएंगे। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं पंकज जी, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि फिलहाल एनडीए में चीफ मिनिस्टर का कोई वैकेंसी है नहीं। चीफ मिनिस्टर इस बार चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार बनेंगे चीफ मिनिस्टर, और नीतीश कुमार के बाद जो चीफ मिनिस्टर बनना होगा उसमें चिराग पासवान अपनी दावेदारी अभी से मजबूत कर रहे हैं, और इसलिए वो बिहार पर फोकस कर रहे हैं, बिहार में समय देने की बात कर रहे हैं, बिहार से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसका सबसे बड़ा बेस अगर आधार है देश में तो बिहार है। अगर आप बिहार में, चूंकि आप अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो आपके पास बिहार के लिए समय कम बचता है, चूंकि आपको पूरे देश का भ्रमण करना पड़ता है, पूरे मंत्रालय को चलाना पड़ता है, इसलिए वो बिहार आना चाहते हैं। और बिहार में अगर बिहार विधानसभा में आएंगे, उनके पिताजी भी पहली बार जब राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी 1969 में, तो विधायक बने थे बिहार विधानसभा के। फिर ऐसा संजोग लगा कि 77 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो विश्व रिकॉर्ड वोट से वो चुनाव जीतकर रामविलास जी दिल्ली चले गए, और तब से वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करने लगे, देश की राजनीति करने लगे। चिराग पासवान तो आए ही हैं पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स के साथ 14 में, और चिराग पासवान कह सकते हैं कि अभी बीजेपी के सबसे विश्वसनीय एलआई है। वर्तमान जो एलआई है उसमें सबसे विश्वसनीय एलआई अगर कोई बीजेपी का है तो चिराग पासवान है। इसलिए कि चिराग पासवान जब से राजनीति में आए हैं तो वो बीजेपी के साथ है, मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, मोदी जी का अपने को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। तो चिराग पासवान का एकदम विजन क्लियर है कि हम बीजेपी के साथ हैं, हमारे राम नरेंद्र मोदी हैं, हम उनके हनुमान हैं, और बिहार को हमको मजबूत करना है, बेहतर बिहार को बनाना है। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो उनका नारा है, जो उनका उद्देश्य है, उसको पूरा करना चाहते हैं। और तब उनके मन में लगता है कि अगर हम बिहार में अपना ज्यादा समय दें, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें,
बिहार की राजनीति को ज्यादा करें तो हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 2005 की जब बात आप कर रहे थे तो उस समय की परिस्थिति अलग थी। रामविलास पासवान उसके कुछ दिन पहले तक एनडीए के घटक थे। 2002 में गोधरा कांड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, एनडीए से वो अलग हो गए थे। और 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी उनके घर पर पहुंच गई और सोनिया गांधी ने यूपीए में उनको शामिल करने का अनुरोध किया और रामविलास जी सोनिया जी के कहने पर यूपीए में शामिल हो गए। और 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिससे मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान को 3 विभाग मिला था, स्टील, केमिकल और फर्टिलाइजर। लेकिन जब 2005 का विधानसभा चुनाव आया तब, और जो यूपीए का गठबंधन था वो लालू प्रसाद यादव के साथ था। कई लोगों ने, मेरे जैसे पत्रकारों ने उस समय भी उनसे पूछा था कि भाई आप तो लालू के विरोध में राजनीति कर रहे थे, फिर लालू के साथ कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सर का घाव और पैर का घाव है, तो पहले किसका इलाज करिएगा? पहले सर का घाव का इलाज करिएगा। तो उस समय वो सर का घाव बताते थे एनडीए को और पैर का घाव बताते थे लालू प्रसाद यादव। तो जब एनडीए की सरकार हट गई, यूपीए की सरकार 2004 में केंद्र में बन गई मनमोहन, अब उन्होंने कहा कि भाई हमको अब पैर का इलाज करना है, यानी लालू यादव का इलाज करना है। और 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ, वो उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव साथ थे, बावजूद बिहार में वो अकेले लड़े और 29 सीट जीतने में कामयाब हो गए और बहुत बड़ी सफलता उस समय मिली। लेकिन उनका एक शर्त था और उनके बिना कोई सरकार बन नहीं रही थी, चाहे एनडीए की सरकार, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार। तब उन्होंने कहा कि भाई हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव ने राज किया मुसलमान और यादव के नाम पर, तो लंबे समय तक, यादव 15 साल तक यादव मुख्यमंत्री रहा, तो भाई मुस्लिम को भी अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुस्लिम का शर्त रखा और उसी पर जब लालू जी तैयार नहीं हुए अंत में, तो ये स्थिति हुई कि रामविलास पासवान ने तमाम नेताओं से कहा कि भाई आप ही के दल के जाविर हुसैन उस समय के, तो उनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारा तो मुस्लिम है, आप ही के अपने दल के लोगों को बनाइए। उसमें उन्होंने जाविर हुसैन का नाम दिया। तमाम नेताओं की सहमति भी हो गई थी, सीताराम येचुरी और जो तमाम नेता थे सबकी सहमति बन गई थी। बावजूद लास्ट मोमेंट में लालू जी ने कहा कि नहीं, हमने तो देवी स्थापित कर दिया, अब ये हटेंगी नहीं। देवी मतलब राबड़ी देवी को मैंने स्थापित, और फिर वो चुनाव में चले गए, जो फरवरी का चुनाव था। फिर नवंबर में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिला और उसके बाद तो नीतीश कुमार की जो कहानी शुरू हुई वो लगातार जारी है तब से, और अनवरत तब तक जारी है। और इस दौरान नीतीश कुमार जो काम उन्होंने विकास का किया, जो लंबी लकीर उन्होंने विकास लंबी लकीर, लेकिन अब वो उनकी राजनीति अंतिम पड़ाव पर है ना सुजीत, तो वैकेंसी तो सबको दिख रहा है ना, और वैकेंसी दिख रहा है तो कई लोग तैयार हैं। इवन एनडीए में लग रहा है कि कब मौका मिलेगा। सम्राट चौधरी भी तैयार हैं, चिराग पासवान भी तैयारी करने लगे हैं, तभी तो बिहार आ रहे हैं। नहीं तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री की एक भूमिका बड़ी अलग होती है, बड़ा कद होता है, पर बिहार आने का मकसद तो यही है कि अपने लिए मजबूत स्थान बनाया जाए। वैकेंसी जैसे ही क्रिएट हो, एक पहले माहौल तैयार किया जाए, जैसा मृत्युंजय जी कह रहे हैं, और फिर आने वाले समय में लोगों को लगे कि भाई ये मजबूत उम्मीदवार हैं, और इसी की तैयारी चिराग पासवान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं? कहते तो हैं कि सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक है अगर इतने ही संतोषी उपेंद्र कुशवाहा रहें तो इतनी बार जेडीयू में आना जाना, छोड़ना आना जाना का मतलब क्या है? अरे भाई, राज्यसभा तो उनको नीतीश कुमार ने भी भेज दिया था। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के विरासत को यही संभालेंगे, एक समय बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे। पर इतनी बार उन्होंने जेडीयू छोड़ा, इतनी बार पार्टी बनाई, अब उन्हें राज्यसभा की सीट भी एनडीए ने ऑफर किया, लोकसभा में जो परिणाम आया उसकी वजह से। पर उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो क्या कहती, वो क्या चाहते हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक उनको कम से कम 15 सीटें चाहिए, केंद्र में मंत्री पद भी चाहिए।
देखिए पंकज जी, दो चीज़ यहाँ पर है, दो चीज़ें जो आपने जो दो बातें कही, 2 पॉइंट्स पे, उन 2 पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप पहली बात रही कि चिराग पासवान बिहार में आखिर क्यों ना चाहते। ये देखिए, देश में बिहार की जो राजनीति है अगले 5 साल में पूरी तरीके से बदलने वाली है। जितने भी बड़े नामचीन चेहरे हैं बिहार में राजनीति के, वो सारे के सारे अब संन्यास ले लेंगे या वो राजनीति के मुख्य धारा से हट गए हैं। चाहे आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लें, चिराग पासवान का नाम लें, सम्राट चौधरी का नाम लें, या फिर हम पार्टी से संतोष सुमन का नाम लें, ये सब युवा चेहरे हैं। सबकी नज़रें अब इन पे ही लगी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या, ये बिल्कुल सही बात है पंकज जी। उपेंद्र कुशवाहा जो है ना, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। स्ट्राइक रेट की जहाँ तक बात है पंकज जी, आपको बखूबी याद होगा जब वो मोदी 1 में थे, उनकी स्ट्राइक रेट क्या थी। उनको जो लोकसभा की सीटें मिली थीं और उनके सारे के सारे लोकसभा के उम्मीदवार जीत करके आए थे, वो केंद्र में मंत्री बने। उसके बाद से फिर वो उनका राजनीतिक सोच उनकी क्या हुई, फिर वो अलग हुए। ओवैसी के साथ 6 छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने अपना गठबंधन बनाया, थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की, उनको सफलता नहीं मिली, फिर वापस आए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन हुआ, फिर नीतीश कुमार के साथ आए, फिर उनसे कुल मिला जुला कि यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है ये इस चीज़ को दर्शाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी अहमियत है उसे आप समझिए, मैं किसी से कम नहीं हूँ। हमारी पार्टी छोटी हो सकती है लेकिन मेरी अहमियत कम नहीं हो सकती है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले जो ये बात सामने आई थी, हम लोगों ने ये बात भी की थी कि इतने सारे आयोग और निगम के मेंबर बन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान भी आया था, उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान भी आया था कि हम लोग आयोग की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन 7 तारीख को इसकी घोषणा भी कर दी गई कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के अंगद कुशवाहा हैं, उनको बिहार राज्य खाद्य आयोग में बनाया जाता है मेंबर। तो देखिए, महत्वाकांक्षाएं सबकी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उपेंद्र कुशवाहा बेहतर तरीके से महत्वाकांक्षा चाहते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री पद चाहते हैं। लेकिन अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो ये भी तय मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा ठीक ठाक विभाग के ऊपर अपना दावा पेश करेंगे, ये उनकी पूरी तैयारी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि कुछ दिन पहले जो मेरे पास जानकारी थी, उनके पार्टी के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि शाहाबाद का अनुभव उनका बहुत ही बुरा रहा था, लेकिन पार्टी पूरे बिहार में मजबूत कर रही है। कहाँ मजबूत कर रही है, तो आपको याद होगा पंकज जी बखूबी, सीतामढ़ी से जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, वहाँ से उनके उम्मीदवार जीत के आए थे। तो सीतामढ़ी में भी इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। शायद एक यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ सोच समझ के, परिसीमन के नाम पे जो रैली करनी थी वो उन्होंने तिरहुत में किया था, वो वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, कब किधर आज। एक लाइन की कहावत है पंकज जी, आप भी जानते होंगे, क्षण रुष्टा और क्षण तुष्टा। वो क्षण में रुष्ट होते हैं, क्षण में तुष्ट होते हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं ये कोई केवल और केवल इमेजिनेशन पे ही रहता है। जी पंकज जी, इमेजिनेशन पर रहता है। आप ठीक है, करना क्या चाहते हैं आलोक यादव जी, अगर आप कुछ बता सके, क्या करना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कई तरह के एक्सपेरिमेंट बिहार की राजनीति में किए। एनडीए गवर्नमेंट में वो केंद्रीय मंत्री थे और शिक्षा के सवाल पर उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया। सड़कों पर आंदोलन की भी धमकी केंद्र में आसीन रहने के बावजूद उन्होंने देने का काम किया केंद्र सरकार को। शिक्षा के सुधार को लेकर, कई सवाल को लेकर वो आंदोलनरत। लेकिन बाद के गत दिनों की राजनीति आप उपेंद्र कुशवाहा जी का देखिएगा तो इनके जो कोर वोटर थे इनकी बिरादरी के, कुशवाहा बिरादरी के, इन बिरादरी पर तो सबसे पहला प्रभाव नीतीश जी का है और काफी लोग आज भी नीतीश जी के प्रभाव में हैं, उनके विचारों से सहमत होकर जेडीयू को वोट भी करते हैं। और इनकी बिरादरी पर आदरणीय लालू जी और फिर नीतीश जी के बाद तेजस्वी जी का भी काफी प्रभाव गत चुनाव में देखा गया। उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में टिकटें भी बांटी गई इनके बिरादरी के लोगों को और वोट भी बड़े पैमाने पर विभाजित हुआ। एक आध पार्लियामेंट की सीट पर भी ये जीत के आए और खुद जहां ये चुनाव लड़े वहां पर एनडीए के लोगों ने ही इनका चीरहनन किया।
चारों तरफ से घेराबंदी कर इनके मतदाताओं को इधर उधर कर। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर इतना अटैक हुआ, खास करके एनडीए की ओर से, और मैं नहीं समझता हूं कि अब यदि वो चाह रहे हैं सीट बढ़ाना, तो जो आप लोगों ने अभी चर्चा की 5 सीटें, ये भी काफी है। ये 5 सीटें भी इनको मिल जाए तो हम लोग समझेंगे कि उपेंद्र जी अपनी स्थिति को आज भी एनडीए में बरकरार रखें। इसलिए इनकी स्थिति चिराग जी से भी बदतर हो चुकी है। चिराग जी तो एक अपनी स्थिति बना के हैं, एनडीए के साथ हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में मोदी जी के साथ हैं, उनका हनुमान बनकर भी हम बिहार में एनडीए को आगे बढ़ाएं। तो उपेंद्र जी की स्थिति, जो गठबंधन है एनडीए का, हम पार्टी मांझी जी से भी बदतर स्थिति हो गई है। मांझी तो इंदौर पूरे अपने समुदाय के रूप में पूरे बिहार में मांझी समुदाय का एक नेतृत्व कर रहे हैं और नेता भी बने हुए हैं। वहां उनके नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी तक नहीं, उनके बिरादरी के वोट में या उनके इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन उपेंद्र जी के पीछे चारों तरफ से जो देख रहे हैं घेराबंदी है, इस घेराबंदी में उपेंद्र कुशवाहा किंग कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं। वो क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो उन्हें भी ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इसलिए उनकी स्थिति तो भाई एनडीए में बहुत अच्छी नहीं लग रही है। 4-5 सीटें मिल जाए तो ये समझते हैं हम लोग कि चलिए उनकी हैसियत के मुताबिक उनका सम्मान हुआ कम से कम, यही हमारा पर कहना। ठीक है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मानित किस तरीके से होंगे? सम्मानित होने का पैमाना क्या है मृत्युंजय जी, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ये सम्मानित होने का पैमाना क्या है? कैसे वो सम्मानित महसूस करेंगे? क्या राज्यसभा सीटें पाकर के सम्मानित नहीं हुए? कैसे वो अपने आप को 15 सीटों का दावेदार मान रहे हैं? क्या उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है क्या? काराकाट में उनकी स्थिति कैसी हो गई, ये हम सबको पता है। तो आखिरकार महत्वाकांक्षी होना एक बात है, अति महत्वाकांक्षी होना दूसरी बात है। क्या आपको लग रहा है छोटे दल के तौर पर अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों? पंकज जी, ये राजनीति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रत्येक नेता को उसका कद बहुत बड़ा लगता है, जो भी वास्तविकता है उससे तो काफी ऊंचा अपना नेता मानते हैं अपना कद। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पिछली बार कहा, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि अपनी जाति की वो सर्वमान्य नेता है। चिराग पासवान कह सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली रामविलास पासवान जी के साथ पासवान वोटर्स रहे हैं कम से कम 40 वर्षों से। 5% से ऊपर वोट शेयर है। मांझी जी 3% वोट शेयर है मांझी समाज का, लेकिन कम से कम मांझी जी बोल सकते हैं कि उस पर उनकी पकड़ है। कुशवाहा समाज पर उपेंद्र कुशवाहा आज के डेट में ये नहीं कह सकते हैं। उनसे काफी बड़े बड़े नेता बिहार में भी हैं, बिहार में ही हैं जिनकी पकड़ ज्यादा, और सबसे बड़े तो नीतीश कुमार खुद है। दूसरा, जैसे साथी हमारे बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने इतना स्विच किया है पिछले 15 वर्षों में, और जनता इस चीज को देखती है। तो जनता भी ये देख रही है कि खुद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो खुद में इतनी बार जदयू से अंदर और बाहर कर चुके हैं कि एक जो जनरल रिस्पेक्टेबिलिटी होती है अपने स्टैंड की, वो बहुत डिमिनिश हो चुकी है। दूसरा, वो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। फिर भी देखा गया कि एनडीए ने, ठीक है, उनकी जो भी कंप्लेंट्स थे उसको एड्रेस करने के लिए उनको राज्यसभा की सीट दी। तो अब उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच गए हैं मेरे ख्याल से पंकज जी। वो केंद्र में, ठीक है, मंत्री पद मांगते रह सकते हैं। अभी उनको ये भी पता है कि विधानसभा चुनाव में उनको जो भी सीटें मिलेगी, अगर 4-5 सीटें भी वो जीत पाए तो उनको कोई रिस्पेक्टेबल मंत्री पद बिहार में मिल जाएगा। इसके विपरीत अगर वो अकेले जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक भी सीट बिहार में ऐसी आज है नहीं जिसपे उपेंद्र कुशवाहा बोल दे कि आज अकेले हम खड़े होंगे और हमारी पार्टी यहां से जीत जाएगी। तो वो ऑप्शन उनके पास दिख नहीं रहा है ये, और इसलिए मुझे लगता है ये चीज उनको भी पता है बस। लेकिन हाँ, चुनाव के पहले सारी पार्टियां ये करती है कि अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करती है, वो ये कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जब 2015 में भी इनफैक्ट एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े थे, जब जदयू साथ नहीं थी भाजपा के, तब जाके उनको भाजपा ने 23 सीटें दी थी। तो आज के डेट में किसी भी एंगल से वो 15 सीटों के हकदार तो नहीं बन रहे हैं। वो सिंगल डिजिट सीट रहेगी, कुछ भी 5, 7, 8 इसके आसपास ही सीटें घूमेंगी, और उनको इसी से संतोष भी करना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता था पंकज जी, चिराग जी के बारे में। देखिए, मुझे जो लगता है कि बेस्ट आउटकम जो चिराग जी का हो सकता है, और जो उन्होंने थोड़ा बहुत इसको कैलकुलेट भी किया होगा, वो ये हो सकता है कि अगर भाजपा और जदयू मिलकर
बहुमत का आंकड़ा खुद पार नहीं कर पाती है और एलजेपी के सहयोग से, बाकी छोटी पार्टियों के सहयोग से वो ये आंकड़ा पार कर रही होती है। तो उस समय मुझे लगता है कि चिराग पासवान डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर दावा ठोक सकते हैं। ये उनका बेस्ट आउटकम हो सकता है चुनाव का। और एक बार अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और कुछ वर्षों तक उसमें रह जाते हैं, खास करके थोड़ा वोकल है, थोड़ा एक्टिव है, कुछ चीजों पे काम करते हैं, तो फिर एक प्रकार से अपना इमेज आप प्रोजेक्ट करने लगते हैं कि हाँ, अगला सीएम का बहुत स्ट्रांग दावेदार मैं हूं। तो मुझे लगता है ये वाला पाथ उन्होंने बेस्ट आउटकम के तौर पर देखा है और इसी आउटकम को वो सबसे ज्यादा चाहेंगे कि इस चुनाव में फलीभूत हो और ये आउटकम निकले और वो उनको 2030 के लिए मेरे ख्याल से एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकता है। हालांकि फिर भी मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी और एज अ व्यक्ति अभी वो बहुत दूर है चीफ मिनिस्टर के आउटकम से, क्योंकि उसके लिए एलजेपी का वोट शेयर कभी भी 15% क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो कह सकते हैं कि हाँ, इसका मैं एक दावेदार हूं। चलिए, तो आप कह रहे हैं इसका मैं दावेदार हूं। और विनय जी, अगर मैं आपके पास आऊं और सीधा सवाल पूछूं, तो दावेदारी को लेकर के बड़ा ही अलग अलग तरह का प्रश्न है। कहा जाता है मेरा स्ट्राइक रेट 100% है। 100% स्ट्राइक रेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 5 सीट अपने दम पर जीत गए हैं। अरे आप दूध में जोड़न की तरह हैं। हाँ ठीक है, जोड़न के बगैर दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन यह भी तो नहीं है कि सिर्फ जोड़न से ही दही मिल जाएगा, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इसलिए इस तरह की पार्टियां, चाहे महागठबंधन में वीआईपी हो, चाहे माफ करिएगा एनडीए में एलजेपी आर हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये लोग जब ऐसे समय में बहुत ज्यादा बार्गेन करने लगते हैं और बार्गेन करने के बाद ये दिखाई पड़ता है कि आखिरकार गठबंधन की स्थिति क्या होगी, एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा, तरह तरह की बातें होने लगती है। मैं कई सीटों का हवाला दे सकता हूं जहां पर चिराग के इस पोजीशन से ऐसा लग रहा है कि चिराग वो सीट लेकर रहेंगे, भले ही वहां से जेडीयू जीती हो, लेकिन चर्चा यह है कि यह सीट चिराग लेकर के रहेंगे क्योंकि चिराग का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। जो जेडीयू के जीते हुए विधायक भी हैं, उनके भीतर डर का माहौल है कि कहीं चिराग एडमेंट हो गए तो पता नहीं वो सीटें ले लिए, क्या होगा नहीं होगा, बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। ऐसे में आप एनडीए के लिए कैसा प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि जदयू केवल 43 सीट जीत पाई थी, बाकी तो वो सारी सीट हार गई। तो जब कोई अलायंस होता है और कोई गठबंधन होता है, सबसे पहले हारी हुई सीटों पर दावेदारी होती है कि जो हारी हुई सीटें हैं उसमें कौन ज्यादा सशक्त उम्मीदवार, किस पार्टी का सशक्त उम्मीदवार होगा। तो इसलिए एनडीए के पास आज की तारीख में भी अपना जो सीट है 127-28 के आसपास है। तो 128 के अलावा जो सीटें हैं 243 में 128 को आप घटा लीजिए तो 115 सीटें हैं जहां आपको नया उम्मीदवार देना है। वहां इजीली तालमेल हो सकता है किसी भी दल के साथ। तो मुझे लगता है कि तालमेल में कोई बहुत दिक्कत नहीं। हाँ, 1-2 सीटों पर अदला बदली होता है। अगर कहीं किसी पार्टी का कोई बड़ा उम्मीदवार रहता है, कोई बड़ा चेहरा है, तो उसके लिए सीटों की अदला बदली की जाती है। बाद में कुछ हो गया एकोमोडेशन भी किया जाता है। अगर किन्हीं के लिए सीट नहीं बनता है तो उनको राज्यसभा या विधान परिषद में भी भेजा जाता है। तो ये गठबंधन की राजनीति की एक मजबूरी भी है और इसीलिए लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं। जहां तक चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा बहुत अच्छे नेता है, लेकिन उनकी एक गलती ये रही कि वो नीतीश कुमार से भी बड़ा कभी कभी अपने को नेता समझने लगे, जबकि नीतीश कुमार ने उनको राजनीति में स्थापित किया और नेता बनाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा अपना नाम उपेंद्र कुमार सिंह लिखते थे। नीतीश जी ने पहली बार उनको कहा, भाई अपना नाम आप कुशवाहा जोड़िए, तब तो कुशवाहा लोग आपको जानेगा कि आप कुशवाहा समाज के हैं। और जब पहली बार नीतीश कुमार के कहने पर वो अपना नाम परिवर्तित किए और एमएलए बने, जब 95 से 2000 के बीच में वो एमएलए थे, तो उस समय नहीं 2000 में बने थे, तो जब वो एमएलए बने 2000 में, तो वो फिर उनको विपक्ष का नेता भी बनाया गया।
उमा शंकर सिंह पहले नेता हुआ करते थे जदयू के, समता पार्टी के, विधानसभा में विपक्षी नेता। तो नीतीश कुमार ने उनको नेता बनाने का काम किया, विपक्ष का नेता बनाया, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहचान बनी बिहार स्तर पर। लेकिन उनसे एक गलती हुई कि वो नीतीश कुमार से अपने को थोड़ा बड़ा नेता मानने लगे। एक बार वशिष्ठ नारायण सिंह हमसे कहे कि भाई ये अपने को समझता है कि कुशवाहा का हम सबसे बड़ा नेता है। केवल कुशवाहा से राजनीति नहीं होती है, किसी एक जात से आप राजनीति नहीं कर सकते। एक जात कोई आधार बन सकता है, लेकिन राजनीति में सफलता के लिए आपको सभी जातों को जोड़ना पड़ेगा, सभी जातियों को अपने साथ लाना पड़ेगा। और यही काम आज चिराग पासवान कर रहे हैं कि सभी जाति और धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और इसलिए वो जनरल सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ज्यादा पर ये बताइए, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं विनय जी, क्या बीजेपी थ्रेटेंड फील नहीं करती होगी? मैं अगर आपको बताऊं, आज भी मेरी सुबह प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं से बात हुई। मैं आपको बता सकता हूं, शनिवार रविवार को केंद्रीय मंत्री से बात हुई जो बिहार के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा अरे इसकी चिंता मत करिए, चिराग हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं, जनरल सीट से लड़ रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के भीतर कोलाहल होगा? बीजेपी निश्चित तौर पर घबराई हुई होगी, क्योंकि चिराग जो प्रयास कर रहे हैं या उनके पिता भी जो प्रयास करते थे, भाई एक अगड़ों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दलित के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी इनसिक्योर्ड है, अगड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां भी इनसिक्योर्ड है। देखिए नीतीश जी ने कैसे तुरंत सवर्ण कमीशन बना दिया। बीजेपी को चिंता हो रही है कि चिराग कुछ भी कर सकते हैं, छोटी पार्टी है, कोई नेशनल प्रेजेंस तो इनका है नहीं। ऐसे में सुजीत आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चिराग क्या वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं? ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही बात है। चिराग जिस तरीके से स्टेप उठा रहे हैं, भले बीजेपी उसको सिरे से नकार दे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि चिराग जिस तरीके से स्टेप उठा रहे हैं, ये स्टेप कदम कदम पे बीजेपी के लिए एक टेंशन पैदा कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ से भी बीजेपी अभी फारिग नहीं हो रही है, तब तक चिराग दूसरे चीज़ को उठा दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक अपडेट भी आ गया है कि है स्वीकार शाहाबाद से नेतृत्व। तो ये अब क्लियर हो गया, ये सीन क्लियर हो गई कि चिराग जो है अब शाहाबाद से अपना सब कुछ दमखम लगाएंगे। लेकिन पंकज जी, इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ को मानना होगा, बीजेपी के नेता भले इस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, चिराग हर अपने एक स्टेप से बीजेपी के लिए और बिल्कुल। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि शाहाबाद से चिराग चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण भारती इशारा कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, 2 लाइन का मतलब समझना चाहूंगा। शाहाबाद में उतरने का मतलब यह है कि खराब रिकॉर्ड को बेहतर करना या उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती देना। शाहाबाद से क्यों लड़ना चाह रहे हैं चिराग? कोई राजनीतिक वजह आपको दिखाई पड़ रही है? बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर है, या चुनौती है? मैं आ रहा हूं विनय जी, आपसे भी एक लाइन में जवाब लूंगा। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है पंकज जी, जो पहला आपने कहा, एक तो कि वो जनरल सीट चुन के ये दिखाना चाह रहे हैं कि सभी वर्गों को मैं साथ लेके आ रहा हूं, मैं सिर्फ पासवान का नेता अब नहीं रह गया। दूसरा, शाहाबाद से सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा मेरे ख्याल से दोनों कोलिशन पार्टनर्स। शाहाबाद से ना जेडीयू अच्छा कर पाई थी, ना बीजेपी पिछली बार अच्छा कर पाई थी। आप पूरा वो मैप देखेंगे तो उसमें 2-3 सीटें जो बस हम लेके आई थी, उसके अलावा कोई सीट ही नहीं आई थी। तो लीस्ट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल कोलिशन पार्टनर से। वो खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे एक ऐसे नेता के तौर पर कि मैंने गठबंधन में शाहाबाद की सीटें ला करके दी हैं, और इस कारण से मेरा कद और जो मेरा एक हक है इस गठबंधन में, वो अब ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रैटेजी है उनके हिसाब से। वो एक रिस्की बेट ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। विनय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक शाहाबाद का सवाल है, तो अरुण जी जो हैं वहाँ अभी जमुई के एमपी हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र रहा है शाहाबाद का इलाका। उनकी माँ जो, वो भी वहां से एमएलए रही, सहार से विधायक रही हैं, कई बार मंत्री भी रही, एमएलसी रही। तो मुझे लगता है कि उस इलाके में जो दलित मतदाता है वो माले के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है।
तो दलितों को एनडीए की तरफ चलिए, लाने की आपने जिम्मेदारी- आपने आपने बड़ा जवाब दे दिया। चूंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है, पर एक बात आपने कह दिया कि जहां पे एनडीए कमजोर है वहां चिराग एनडीए को मजबूत करना चाह रहे हैं। पर सवाल यह है कि एनडीए को मजबूत करने के पीछे खुद को मजबूत करने की रणनीति पर भी जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। बीजेपी ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है, भविष्य में बीजेपी के लिए भी चुनौती बनना चाह रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह भी बड़ा सवाल है कि 28 सीटों पर चिराग मानने को तैयार नहीं है, जो खबरें आ रही हैं, तो कितनी सीटों पर मानेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं जिनके जवाब हम अपने अगले प्रोग्राम में देते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार टीवी 9 से जुड़े रहिए, अपडेट्स पाते रहिए। सुजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही अपने तमाम गेस्ट को, मेहमानों को जो कि हमारे प्रोग्राम में जुड़े बिहार की बात में। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।